हेलो हाय नमस्ते। ये है HW न्यूज़ का वीकली पॉडकास्ट HW चर्चा। और आज हम फिर एक बार आपके सामने आ गए हैं एक नए मुद्दे के बारे में बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सोनू कनौजिया और असिस्टेंट एडिटर विनय मिश्रा। और आज का मुद्दा है कि कई राज्यों में मुस्लिम वेंडर्स शॉप सेल्स या नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो बेचने पर कई जगहों पर बैन लगाया जा रहा है। ये बैन जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लगता हुआ दिख रहा है। ये शुरू हुआ कर्नाटक के एक मंदिर के यहाँ पे जो फेयर लगता है वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ पर मुस्लिम वेंडर्स को बैन किया गया कि वो लोग उनकी दुकानें जो है जो बरसों से लगाते आए थे वो लगाना उनको बंद कर दिया गया। और वो वहाँ से फैलता हुआ पूरे कर्नाटक राज्य में वो फैल चुका था। उसके बाद में आज ही न्यूज़ आई है कि गाजियाबाद में भी नवरात्रि शुरू होने की वजह से वहाँ पर भी नॉनवेज जो है चिकन के जो स्टॉल्स वगैरह है वो बंद करने का एक नोटिस आ चुका है। ऐसा ही आज महाराष्ट्र के देहू में भी हुआ, जहाँ पर जो संत तुकाराम का जो जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जो महाराष्ट्र के बड़े संत है, वहाँ पे भी अभी से चिकन और नॉनवेज के जो जो भी पदार्थ है वो नहीं बेच सकते हैं, ऐसा एक ऑर्डर लाया गया है। और ये सब ऑर्डर जो अभी आ रहे हैं वो किसी फ्रिंज एलिमेंट से नहीं आ रहे हैं, ये एक सरकारी तरीके से ये ऑर्डर आ रहे हैं। जहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे वो ये ऑर्डर्स दे रहा है। तो ये जो पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है कि एक के बाद एक ऐसे न्यूज़ आते जा रहे हैं कि जहाँ पर बैन किया जा रहा है नॉनवेज फूड को या स्टॉल्स को। तो इसके बारे में क्या यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हैं हम, सोनू जी? सबसे पहले जब हम बात करेंगे कर्नाटक की, जो होसा मारगुडी मंदिर का यह मामला है, इनका जो मेला लगता है, तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मामला है, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, ये जो मंदिर है उसके जो संस्था है उसके जो प्रेसिडेंट है, उनका एक बयान सामने आया था। प्रशांत गौड़ा नाम है शायद से। उनका बयान सामने आया था कि कुछ दक्षिणपंथी ग्रुप जो है वो प्रेशर कर रहे हैं, इसके वजह से उन्हें इस बार जो मुस्लिम वेंडर्स हैं उन्हें परमिशन नहीं देना पड़ रहा है, यानी कि उनके ऊपर दबाव है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो जो भी ऐसा कर रहा है उस पर कार्रवाई करेंगे। कितनी कार्रवाई होगी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री से बयान आया था कि जो लोग इस तरह का प्रेशर बना रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो इस मंदिर की अगर बात करें तो ये फेयर में आज से कई सालों पहले से ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वेंडर्स होते थे वो भी यहाँ पर अपने शॉप्स लगाया करते थे, स्टॉल्स लगाया करते थे। लेकिन इस बार ऐसा उन्हें जो है जो लॉटरी निकाली जाती है उसमें स्टॉल्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही सीरियस इशू है, और इसको इस तरह से हमें नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा करना चाहिए जिससे किसी को भी किसी दुकान या धंधा लगाने से उनको रोका जाए। तो आई थिंक इस पर सरकार जैसी बात कह रही है कि कार्रवाई करेगी तो करना चाहिए। इसके बाद एक और मामला सामने आया कर्नाटक से ही, वो हलाल मीट वाला जो मामला सामने आया। तो मुझे लगता है कि वो डिबेटेबल इशू है। दरअसल हलाल की अगर बात करें तो जो मुस्लिम कम्युनिटी में हलाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका ये कहना है कि पहला जो ये होता है वो हम अल्लाह को चढ़ाते हैं। तो हिंदुओं का ये कहना है कि अल्लाह को चढ़ाई हुई चीज़ हम हमारे भगवान को कैसे चढ़ाएं। हमारे यहाँ पर भी, हिंदुओं में भी ये देखा जाता है कि जो बलि दी जाती है, तो वो एक डिबेटेबल इशू हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं कि आप अपने भगवान को इस तरह से चढ़ाते हैं तो वो हमारे ऊपर जरूरी नहीं कि मैंडेटरी हो। तो वो एक डिबेटेबल इशू है। और तीसरा जो स्टॉल्स की बात की जा रही है, गाजियाबाद का जो वीडियोस आए हुए हैं, तो ये मुझे लगता है कि जो जैसे कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं उनके नियम क्या होते हैं वो एक बार चेक करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई जगहों पर इस तरह के, कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में इस तरह के नियम है जहाँ पर वेजिटेरियन कम्युनिटी या फिर कोई जैन कम्युनिटी होती है, तो वहाँ पर इस तरह से नॉनवेज स्टॉल्स नहीं लगते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है कि उनका कुछ पर्यूषण या कुछ चलता है तो उस वक्त नॉनवेज चीज़ें नहीं बेची जाती। तो आई थिंक वो नियम देखना चाहिए, और क्या नियम है उसको क्या फॉलो किया जा रहा है, नहीं फॉलो किया जा रहा है। अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो किस लिए नहीं फॉलो किया जा रहा है, और उस पर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं या फिर जो सीएम होते हैं या फिर मेयर होते हैं, वो किस तरह से उस पर एक्शन लेते हैं वो देखना ज़रूरी है। अब मुंबई में हम लोग हैं, तो मुंबई में भी हमने देखा है कि पिछले साल या 2 साल पहले कुछ एक मामला आया था कि
पर्यूषण के दौरान जो मच्छी बेच नॉनवेज की बात आई थी सामने कि नॉनवेज की दुकानें बंद की जाए, खासतौर पर जहाँ पर गुजराती और मारवाड़ी कम्युनिटी रहती है। लेकिन उस वक्त यहाँ के जो कोलीवाड़े वाले लोग थे जो मच्छी बेचते थे, उन लोगों ने उस पर जो है सवाल उठाए थे, और उसके बाद मुझे लगता है कि फैसला वापस लेना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में भी जो लोकल बॉडीज होती हैं उनके पास पावर होता है कि वो चीज़ों को वापस ले, लेकिन कौन सी लोकल बॉडी किस तरह से वापस लेती है, किस तरह से एक्शन लेती है, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है और वहाँ की सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। और डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। जिस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको आज़ादी देता है कि वो अपने पसंद का खाएं, अपने पसंद का रिलीजन चुने, अपने हिसाब से जो है पूजा करे, अर्चना करे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी तरह की मशीनरी उनमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। जी जी। अगर हम ये मुद्दा देखें तो इसमें एक धर्म का तो मुद्दा बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है, पर दूसरा जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट अगर हम उसका देखें, आर्थिक जो है वो देखने जाए, तो ये जो लोग जो स्टॉल्स लगाते हैं, जो वेंडर्स होते हैं जो रोड साइड स्टॉल्स लगाते हैं ऐसी चीज़ों का, तो उनका भी उनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ ऐसी नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं। तो उनका अचानक से ऐसे बिजनेसेस उनके बंद कर देना ये भी उनके लिए ठीक नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कहते हैं इस पे? मुझे लगता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कह देना कि स्टॉल लगाता है इसके लिए उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये कहना गलत होगा। यहाँ पर हमारे यहाँ पर मुझे लगता है कि मुंबई में किसी वड़े पाव वाले के यहाँ पर आईटी ने रेड की थी और करोड़ों रुपए निकले थे। तो स्टॉल वालों का धंधे को हम इस तरह से छोटा नहीं कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉनवेज खाने वालों की कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हर कोई, बड़े बड़े शॉप वालों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उसी तरह का हिसाब है कि किसी का अच्छा धंधा होता है, किसी का धंधा अच्छा नहीं होता है। हाँ, लेकिन इस अगर बगैर इंफॉर्मेशन दिए, बगैर उनको इंटीमेशन दिए अगर इस तरह से कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि उस कार्रवाई पे एक्शन लेना चाहिए। और अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गलत करता है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसके ऊपर जवाब देना चाहिए। क्यों मैंने बिल्कुल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कोई मेयर होते हैं, ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि इन्हें जो इनका जो क्या कह सकते हैं संविधान के प्रति जो ज्ञान होता है वो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कहीं इतना ज़्यादा उससे अवगत होते हैं। ये एक भावना होता है, कोई अगर ये लोकल लोग होते हैं, कोई अगर एक कम्युनिटी से कोई 2-4 हिंदू या फिर ऐसे कोई छोटे मोटे संगठन के लोग पहुँच जाते हैं इनके पास शिकायत करने को लेकर के, तो उनका वो वोट बैंक होता है, उसको अपील करने के लिए वो ले लेते हैं, इस तरीके के फैसले उठा लेते हैं। लेकिन जब उसकी आलोचना होने लगती है चारों ओर से, फिर समझ में आता है कि ये जो फैसला लिया गया गलत है, तो इसे वापस लिया जाता है। और हम ये पिछले कई त्योहारों में, नवरात्रों या फिर जो ऐसे दूसरे फेस्टिवल्स हमारे हिंदुओं के आते हैं, जैन के आते हैं, तो कई शहरों में हिंदुस्तान के देखा गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बाकी और राज्यों में, महाराष्ट्र में हम यहाँ पर भी देखते हैं इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर तो हिजाब से लेके दुकानदारों को बैन करने से लेकर के हलाल मीट तक का बहुत सारे ऐसे जो है। लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कि मामला थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर 2023 में मेरे ख्याल से वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार जो मुद्दा था, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने वहाँ पर लिंगायत मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार वहाँ पर हिंदुत्व का प्रयोगशाला निर्मित किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बार पिछली बार से मुद्दा अलग होने वाला है, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो हम देखें कि ये सभी जो बैन हुए हैं उसमें एक तरह के संगठन जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कहीं कहीं पे कारगर होता है राजनीतिक दलों के लिए, वो जो एक दरार बढ़ाते हैं। शायद बाद में जाकर के कुछ जैसे अभी किरण मजूमदार शाह हैं जो बाइकॉन की मतलब चेयरपर्सन हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनसे अपनी जो भी एक चिंता थी वो जाहिर की थी कि इस तरीके से जो अगर जो हिंदुत्ववादी संगठन है, राइट विंग के अगर संगठन है, उनकी मांगों पर इस तरीके से अगर अमल किया जाता रहेगा तो जो एक छवि है कर्नाटक की, जो वहाँ पर आईटी से जुड़े अगर आईटी का अगर उद्योग है, उसकी जो एक अलग पहचान है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसको एक गहरा नुकसान पहुंचता है। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो निवेश हैं वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की सलाह दी गई की बात कही गई थी। उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि जो समाज में जो खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन
मतलब दूसरे दल के लोग हैं जो इन सब चीज़ों से इनको फ़ायदा होता है, वे चाहते हैं कि ऐसा हो ताकि उनको चुनावी लाभ मिल सके। और मेरे ख्याल से गाज़ियाबाद में भी जो फैसला लिया गया है, जो हम कई वायरल वीडियोस भी वायरल हुए हैं जिसमें खुले तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों को धमकाया जा रहा है कि जब तक नवरात्र रहेगा तब तक आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो सोनू जी ने भी कहा कि वो भले जो दुकान हो वो किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय की हो सकती है, लेकिन जो मीट है वो उसको कंज्यूम करता है बहुसंख्यक समुदाय। तो उसके अच्छे खासे लोग हैं, तो कुछ लोग अपने वोट बैंक इन सब चीज़ों के लिए कर रहे होंगे, लेकिन अच्छी खासी संख्या में लोग मीट कंज्यूम करते हैं, तो उनका नंबर भी अच्छा है। तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि ठीक है, आपकी आस्था है, आपकी पूजा है, आपकी ये सब कुछ है, लेकिन कोई अगर खाना चाहता है तो एक रूपता नहीं थोपी जा सकती। ये बात हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, इस बार भी वही कहना चाहेंगे कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं। और ये जो आपने किरण मजूमदार शॉ की बात की, ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है विनय, क्योंकि कॉरपोरेट में ऐसी आवाज़ें ज़्यादातर हम देखें तो निकल के नहीं आती है, जो सरकार के खिलाफ बोलिए या कुछ भी फ्रिंज एलिमेंट्स है उनके खिलाफ भी बढ़ चढ़ कर बोले, ऐसा बहुत कम बार होता है। पर इस बार किरण मजूमदार शॉ ने एक पहलकदमी की है और उन्होंने कहा कि ऐसा जो हो रहा है, ये आईटी सेक्टर जो है, जो कर्नाटका या बैंगलोर देखे जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है इंडिया का, तो उसका जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल इमेज है, अगर ऐसे इंसिडेंट्स कर्नाटका जैसे स्टेट में होंगे तो वो ग्लोबल अपना जो इमेज है वो डेंट होगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी ये सब चीज़ें। तो इसके बारे में सोनू जी आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी जब न्यूज़ बाहर जाती है, ग्लोबल न्यूज़ बन के जाती है कि इंडिया के एक स्टेट में, भारत के एक राज्य में ऐसा व्यवहार हो रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के साथ में कि उनको स्टॉल लगाने नहीं दिए जा रहे, तो ये अपने भारत की इमेज पे या कर्नाटका राज्य की इमेज पे कैसे असर करता है? तेजस, जब ये बातें जब बाहर जाती हैं तो ये सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं रहती है, ये पूरे भारत के ऊपर इसे एक तरह से देखा जाता है। और दुनिया में अगर आपके देश की इमेज कितनी अच्छी है वो इससे पता लगता है कि आप कितने ओपन हैं, कितने आप लिबरल हैं, उस हिसाब से आपकी इमेज बनती है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उस वक्त अमेरिका की जो एक तरह की इमेज थी वो कैसी गिर रही थी, ये हमने देखा था। तो जाहिर सी बात है, अगर एक राष्ट्रपति के उल्टे सीधे बयान से अगर देश की छवि खराब हो सकती है, तो हमारे देश में इस वक्त जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं देश की इमेज तो ज़रूर खराब कर रही है। और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो बिजनेस को होता है, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो ऐसी कई सारी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में अपने प्लांट्स लगाना चाहती हैं। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और उस मार्केट में कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो खुद घुसना चाहती हैं। लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं जहां पर दो कम्युनिटी के बीच रिफ्ट पैदा करने की बात कही जाती है, कहीं पर खाने की बात जो होती है कि आपको ये खाना है, आपको वो खाना है, आपको बीफ बैन की बात आ जाती है, फिर यहाँ पर लिंचिंग की बात आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें जब बाहर जाती है तो एक कंपनी जो भारत में एंट्री करना चाहती है वो खुद को रोक लेती है। कोई भी देश जो है वो अपने लोगों को ऐसे देश में नहीं भेजना चाहेगा जहां पर लॉ एंड ऑर्डर या फिर इस तरह की चीजें जो है वो खराब है। मैं भारत के विषय में ये नहीं कहूंगा कि अभी स्थिति उतनी खराब हो गई है, हुई है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंटरनेशनली हमारी इमेज और जो है वो प्रभावित होती रहेगी। और हो सकता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले दिनों में इस तरह की इमेज हमारी बने। आज भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट इंटरनेशनली आते हुए दिख रहे हैं जिसमें इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और क्रिटिसाइज करने के जो ग्राउंड्स होते हैं वो क्या है, वो इसी तरह के ग्राउंड्स है जहां पर हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है, जहां पर लिंचिंग का मामला जो है उठाया जाता है। इसके बाद सीए, एंटी सीए जो प्रोटेस्ट हुआ था, सीए एनआरसी जो बिल्स लाए गए थे, जो माइनॉरिटीज के जो मुद्दे हैं, वो सारे चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा देखा जाता है और इन सभी चीज़ों पर इंटरनेशनली चर्चा होती है। तो यहाँ पर इस वक्त मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। किरण मजूमदार शाह ने बहुत अच्छा जो है मामला उठाया है और मुझे लगता है किरण मजूमदार शाह ही, मुझे लगता है कि इस वक्त कुछ एक रीढ़ की हड्डी वाली कोई एंटरप्रेन्योर इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है जो इन सब चीज़ों पर जो है ध्यान दे रही है। और एक बिजनेसमैन जिसने पूरी दुनिया देखी है वही एक इस तरह के बयान दे सकता है, जो जिसने दुनिया नहीं देखी है मुझे लगता है कि वो इस तरह के बयान
ऐसी चीजों के बारे में सोच ही नहीं सकता है। जी जी, आपने ये बात कहा कि क्रिटिसिज्म हो रहा है, बाहर के देशों से भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। गल्फ कंट्रीज से जो है क्रिटिसिज्म वो ज्यादा आ रहा है कि मुस्लिम डोमिनेटेड जो कंट्रीज है वहां से ऐसी चीजें जो घट रही है इंडिया में उसके बारे में बात किया जा रहा है। जो एक मेन कंसर्न वहां की इंडियन कम्युनिटी रहने दीजिए या वहां की लीडरशिप रहने दीजिए, उनके तरफ से आ रहा है कि जो इंडियंस है जो गल्फ कंट्रीज में काम करे, बहुत सारे ऐसे राज्य, केरला ले लीजिए जहाँ से बहुत ज्यादा आउटफ्लक्स है, जो दुबई या दूसरी गल्फ कंट्रीज है जहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। तो अगर एक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भारत में अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो इसके जो परिणाम है, जो भारतीय बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, उनपे भी उस देश में हो सकते हैं क्या, और क्या उनके साथ वैसा ट्रीटमेंट हो सकता है अगर यहाँ पर माइनॉरिटीज को ऐसे ट्रीट किया गया? तो पहले सोनू जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं विनय की तरफ आऊंगा। जब ऐसे मामले सामने होते हैं, दो चीजें होती है इसमें। एक तो दो कंट्रीज के बीच में किस तरह से रिलेशन होता है, और दूसरा लोकल लोगों की किस तरह से भावना होती है। पहली बात तो ये कि दो कंट्रीज के बारे में जब बात आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों के साथ क्या हो रहा है उस पर नहीं देखा जाता है। आज मुझे लगता है कि दो कंट्रीज के रिलेशंस उस पर देखे जाते हैं जहां पर बिजनेस कितना हो रहा है इस पर डिपेंड किया जाता है। तो जिस अरब कंट्रीज की या फिर जिस इस्लामिक कंट्री की अगर आप बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि जैसे फिर CA NRC जैसा मामला हो या फिर कोई और दूसरे मामले हो, तो मुझे लगता है कि कई अरब कंट्रीज जो हैं उन्होंने इसमें इंटरफेयर किया होगा या कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए होंगे। तो उस हिसाब से कंट्री टू कंट्री लेवल पर इतना कुछ रिफ्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन लोकल लेवल पर मुझे लगता है कि हो सकता है। जैसे कि अगर भारत में मुसलमानों को अगर परेशान किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे लोग जो भारत में इस वक्त हैं जो माइनॉरिटीज़ को परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे सोच वाले कुछ उनकी कंट्रीज में भी होते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर भी हमारे लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़े, उनको भी वहाँ पर परेशानी आए। तो ये भी समझना चाहिए कि हमारे भी लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं और हमारे भी लोग दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं। अगर हम इस तरह से उनके माइनॉरिटीज़ के साथ यहाँ पर ब्लेम करते हैं तो इस्लामिक कंट्री में हो सकता है कि हमारे लोगों के साथ भी इस तरह का बिहेवियर लोगों का देखने मिले। दूसरी बात, अभी कुछ एक रेस्टोरेंट का मामला सामने आया था, आई थिंक कुवैत का था या कहीं का था, जहाँ पर हिजाब वाली एक लेडी को एंट्री नहीं दिया गया, तो वो रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है एक्शन को रिएक्शन तो होगा ही, लेकिन कंट्री लेवल पर जो बातें होती हैं, जो दो देशों के बीच में बातें होती हैं, वो डिप्लोमेटिक तरीके से होती है और लोगों की भावनाएं जो होती है वो अलग होती हैं। तो लोगों की भावनाओं की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा और इसके बारे में लोगों को भी सोचना होगा और हमारे जो गवर्नमेंट है उसे भी सोचना होगा, और साथ ही साथ जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर चाहे वो हिंदू राइट विंग ग्रुप हो या फिर मुस्लिम राइट विंग ग्रुप हो, उन्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जी जी, जैसा कि आपने कहा, जो भारत की जो इमेज है उसको डेंट हो सकता है ऐसी चीज़ों की वजह से, और मेरा मानना यही है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी, जो आर्थिक ग्रोथ हमारी जो हुई, या जो आज एक भारत की इज्जत है ग्लोबल डायस्पोरा में, जो लोग भारत को इज्जत देते, वो भी इस वजह से है क्योंकि भारत ने एक डेमोक्रेटिक देश के तौर पर भारत आज तक कुछ वैल्यूज है जिनको फॉलो करता आया है, जैसे कि सेक्युलरिज्म रहने दीजिए या प्लूरलिज्म रहने दीजिए। धर्म जाति के नाम पे भारत में भेदभाव होने की जो इंसिडेंट्स है वो इतने ज्यादा स्तर पे पहले नहीं थे। इसके वजह से अमेरिका भी बार बार ये कहता है कि हमारा जो वैल्यूज है वो हम शेयर करते हैं भारत के साथ में। तो अगर इन वैल्यूज जो वैल्यू हम शेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ में, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात है, अगर उन पे अटैक होगा तो जो हमारे एलाइज भी है, जो हमारे पार्टनर्स है, जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप है, उनके भी मन में ये विचार आएगा कि क्या भारत अपनी ये पाथ से भटक रहा है जो पाथ पे भारत चला था और जिसके वजह से वो हमारा पार्टनर था। तो ये मेरा मानना है कि ऐसी वजह से हमारे जो एलाइज है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें इकोनॉमिक तरीके से और रहने दीजिए या दूसरे भी तरीके से मदद करते हैं, उनके ऊपर अगर हम इस राह पे चलते रहे तो उस पर असर हो सकता है। ये मेरा मानना है। विनय? बिल्कुल, ये ऐसा होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है इस तरीके से कि जो भी अलाइज हैं हमारे, वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो हमारे संबंध हैं अन्य देशों से, जो आज हमारे मित्र राष्ट्र जिन्हें कहा जा सकता है, वे उनसे हमारे रिश्तों में दरार आ सकता है। लेकिन
और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिस वजह से रिश्ते रहते हैं, तो उसमें ये एक फैक्टर हो सकता है। और ये तो बात हमने इस बारे में कर ली। अब हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि गुजरात चुनाव को लेकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी अभी तक तो प्रशांत किशोर और इन लोगों का नाम लिया जा रहा है। रणनीति वहाँ पर बन रही है कि किस तरीके से क्या होगा। आज केजरीवाल और भगवंत मान भी जाके वही मैं बोल रहा हूँ कि एक और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री और बाकी अन्य बड़े नेता हैं, वे दौरा लगातार करना शुरू कर दिया उन्होंने। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री, दो आपके बड़े नेता, वे भी आज पंजाब दौरे पर, गुजरात दौरे पर हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो गुजरात चुनाव है वो कितना दिलचस्प होने वाला है, वन साइडेड होने वाला है? इस बार पार्टियां 3-3 हो गई हैं। विनय, इस वक्त कुछ कहना मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो वहां पर माहौल बन रहा है, वार्म अप हो रहा है। और पहली बात तो मैं पिछले जो 5 राज्य के चुनाव हुए, अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना इस वक्त मुश्किल है किसी भी स्टेट में। फिर लेकिन आपको उस स्टेट में उतना ताकतवर नेता होना चाहिए जैसे वेस्ट बंगाल में रहा है। यहाँ पर अगर मैं 2017 के चुनाव के हिसाब से अगर देखता हूं तो ये कह सकता हूं कि हाँ, फाइट काफी टफ होगी, क्योंकि 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने ऑलमोस्ट जीत को छू लिया था। लेकिन 5 साल बीत चुके हैं और कांग्रेस ने वहां पर खुद को कितना रिटेन किया है, कितना अपने लोगों को पकड़ के रखा है, ये जरूरी है। और क्या 5 साल पहले का जो मोमेंटम था उस वक्त का मोमेंटम आज भी बरकरार है या नहीं? 2017 में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं थी, वहां पर अल्पेश पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, ये 3 लड़कों की ऐसी तिगड़ी थी जो गुजरात में उस वक्त अलग माहौल बना रही थी। आज जब हम लोग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं तो आज से 5 साल पहले उस वक्त वहां पर पाटीदार मोर्चा हो रहा था। जो विजुअल्स आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि कितने बड़े पैमाने पर जो है हार्दिक पटेल को समर्थन मिल रहा था। लेकिन आज 5 साल बीत चुके हैं तो क्या हार्दिक पटेल उतने ही एग्रेशन के साथ वहां पर है? क्या लोग उनको उतना समर्थन दे रहे हैं? ये ऐसे सवाल है जो इस वक्त ये बता रहे हैं, ये शंका पैदा कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस उस तरह से परफॉर्म करेगी या नहीं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब सोचते हैं तो उनके इंटरनल इश्यूज कितने सारे हैं। इसके अलावा वहाँ पर स्कूल्स के टीचर्स का एक बहुत बड़ा इशू है। 700 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक ही टीचर है। इसके अलावा रोजगार का मुद्दा है। साथ ही साथ तो वो जो नदियों को लिंक करने वाला, तापी और नर्मदा को लिंक करने वाला जो इशू है, उसको लेकर आदिवासियों का प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं। आम आदमी पार्टी, आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब में गए हैं, वो भी अपना माहौल बना रहे हैं। तो इस वक्त कहना है इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि किसकी सरकार बनेगी और कौन जीत सकता है। लेकिन माहौल अभी गर्मा गर्मी वाला माहौल जो है वो धीरे धीरे बनता जाएगा और जैसे जैसे दिन आगे निकलेंगे वैसे वैसे मुझे लगता है कि गुजरात की सियासत में लोगों को कौन कितना पसंद है ये हमें देखने मिलेगा। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पिछले 5 राज्यों के चुनाव से जो मैंने सीखा है वो ये है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा फेस है जिसे आज भी उतना एक्सेप्ट किया जाता है जितना 2014 और 2019 में या फिर 2017 में एक्सेप्ट किया जा रहा था। तो इन विपक्षी पार्टियों के पास कौन सा ऐसा चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को डिफीट करेगा? तो यही सब सारी चीजें इस वक्त सामने हैं। अब अरविंद केजरीवाल वहां पर जा रहे हैं, भगवंत मान जा रहे हैं। और आपने जो फेस का बात किया सोनू जी, उसके ऊपर से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर फैक्टर के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है पर नरेश पटेल फैक्टर के बारे में ज्यादा बात हो नहीं रही है। और आपने जो फेस की बात की उससे मैं भी अग्री करता हूँ। जहां पर भी बीजेपी को टफ दिया गया है, जो असेंबली के इलेक्शंस भी हुए, वहां पर जो पार्टी कंपीट कर रही थी, अगर उसके पास फेस था सीएम के लिए तो वो पार्टियां बेहतर कर पाई, ये हमें देखने को मिला है। ममता बनर्जी का एक उदाहरण हमारे सामने। और गुजरात में अभी जो पॉलिटिकल सर्कल्स है उसमें ये बातचीत चल रही है कि शायद नरेश पटेल को कांग्रेस जो है गुजरात सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश करे, पर वो अभी उनके ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स इतने हैं तो उनकी बीच में की लड़ाई, वो सब बातें अलग है। पर नरेश पटेल के बारे में अगर बात करें
अभी ये बातचीत चल रही है कि वो कांग्रेस के साथ आएंगे, पर ये बात कोई बात कर नहीं रहा है कि पिछले चुनाव में भी नरेश पटेल का एक छुपा समर्थन कांग्रेस के साथ में था ही, जो सौराष्ट्र से कांग्रेस को जो बढ़त मिली थी बीजेपी के अगेंस्ट में, जिसके वजह से वो टफ दे पाए बीजेपी को वो चुनाव में, तो नरेश पटेल का उसमें काफी ज्यादा हाथ था। और वो लेवा पाटीदार समाज से आते हैं, पाटीदार समाज में लेवा और कड़वा पाटीदार ये दो जातियों में जो बटा हुआ है, तो लेवा पाटीदार वोट जो है वो नरेश पटेल के साथ में है। और वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, इंडस्ट्री में उनका बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेचर है, गुजरात में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनके, तो ये जो दो कम्युनिटीज़ है पटेल कम्युनिटीज़, उनको ब्रिज करने का काम भी नरेश पटेल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो जो फेस का जो ये प्रॉब्लम है, जो कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी उससे सफर कर रही है कि नरेंद्र मोदी के सामने किसे खड़ा किया जाए, तो जो एक नरेश पटेल का जो चेहरा उभर के आ रहा है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कांग्रेस उनको कैसे यूज करती है। और जो ये सोर्सेस के थ्रू न्यूज चल रही है कि वो कांग्रेस में आएंगे और उनको फेस बनाया जाएगा, तो क्या वो एंड मीट हो पाता है, वहां तक कांग्रेस पहुंच पाती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और दूसरे जो स्टेट लेवल की जब हम बात करते हैं तो हमको एक चीज भी देखनी होगी, जहां पर कांग्रेस बीजेपी का गवर्नमेंट है, क्या ऐसी गवर्नमेंट जो है वो क्या गिरी है जहां पर मतलब कोई स्ट्रांग फेस अपोजिशन में होने के बावजूद भी सरकार गिरी है या नहीं गिरी है। अभी जैसे 5 राज्यों के जो इलेक्शंस हुए उसमें उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एक दमदार जो है कैंडिडेट थे लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन वेस्ट बंगाल में जब हम जाते हैं तो वहां पर ममता बनर्जी सीएम थी और वो वापस आई। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि बीजेपी की सत्ता रहते हुए क्या बीजेपी की सत्ता एक स्ट्रांग अपोजिशन के सामने गिरी है, तो वो कैसे गिरी है, और अगर वो फॉर्मूला अगर कहीं पर है तो मुझे लगता है कि गुजरात में भी उस तरह का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। नहीं तो जहां पर गवर्नमेंट है, स्ट्रांग गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी जैसे फाइटर लेडी और पॉपुलर लेडी उस स्टेट की सीएम है, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो ये कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जहां पर जो कांग्रेस है मुझे लगता है गुजरात में उसे देखना होगा। और कांग्रेस के लिए एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मेरे 2012 के बाद जहां पर 125 सीटें बीजेपी को मिली थी और उसके बाद से ही बीजेपी की सीटें बढ़ी नहीं है बल्कि कम हुई है, और कांग्रेस की सीटें जो हैं वो लगातार हर इलेक्शन में बढ़ती गई है। तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है कि बगैर नेता और बगैर नीति के गुजरात में लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सोचिए अगर उनके पास एक अच्छा लीडर अगर मिल जाता है तो उन्हें कितना फायदा होगा। अब राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो मुझे नहीं पता कि कितना कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां पर लोग बगैर नेता के अगर कांग्रेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। और पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस एकदम जीत के पास आ गई थी। जब रुझान आ रहे थे तो हमें ऐसा लगा था कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात से चली गई, लेकिन नंबर्स धीरे धीरे कम हो गए और बहुमत के आंकड़े से भी कांग्रेस दूर रह गई। और दूसरा एक सबसे इंटरेस्टिंग जो पिछले 5 साल में हमने देखा है वो ये है कि लगभग 15 से 17 जो विधायक थे कांग्रेस के वो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। तो वापस से कांग्रेस उसी नंबर पर आ गई है। कांग्रेस अपने लोगों को किस तरह से बचा रही है, किस तरह से अपने लोगों को अपने पास जोड़ कर रख रही है, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर अगर नाराजगी हो जाएगी तो बीजेपी वहां पर सफल हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी तो चाहती है कि कांग्रेस बिखरे, और कांग्रेस बिखरेगी तो बीजेपी को जीत वहां पर बड़ी आसानी से मिलेगी। पिछली बार गुजरात का जो विधानसभा चुनाव था, उसके पहले पंजाब में चुनाव था, वहां पर कम से कम पार्टी एक राज्य में जीती थी, कहीं ना कहीं जीत के साथ में वहां पे गई थी। तो एक जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें उनके मनोबल में थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है। इस बार पार्टी 5 राज्यों में बुरी तरह से उनको हार मिला है, मतलब तो एक अलग ही जो एक उत्साह होता है कार्यकर्ताओं में, वो भी इस बार पिछली बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आम आदमी पार्टी जो कोशिश करने जा रही है इस बार गुजरात में कुछ बड़े राजनीतिक परिवर्तन को लेकर के, पता नहीं वे सत्ता से कितनी दूर रहेंगे, क्या वे वहाँ की मुख्य विपक्षी दल भी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में फिलहाल इस सवाल का जवाब। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका जो मनोबल होगा, जो उत्साह होगा, इस बार
काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने अभी जो सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद उनकी पंजाब में सरकार बनी हुई है, तो एक जो लड़ाई लड़ने के लिए जो एक ऊर्जा है चाहिए होगी वो उनमें काफ़ी ज़्यादा होगा, और कहीं ना कहीं वे एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछले कुछ समय से जिस तरीके से पार्टी परफॉर्म कर रही है अलग अलग चुनावों में, या फिर जो लीडरशिप क्राइसिस की जो एक और खबरें चल रही हैं, जिस तरीके से G23 ग्रुप एक्टिव है और इन सब चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी कांग्रेस के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे पड़ने की संभावना है। जी, आप अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि गुजरात, सूरत, अहमदाबाद या गांधीनगर, इसे छोड़ के भी गुजरात बहुत बड़ा एक राज्य है। तो जो अर्बन वोटर्स जिस तरीके से सोच रहे हैं उसी तरह से रूरल वोटर्स भी सोचे और आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट करें, ये कहना अगर ये अतिशयोक्ति हो जाएगा अगर हम ये बात अभी कहें तो। पर मुद्दा यही है कि जो ट्रस्ट फैक्टर है वोटर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी अगर आप कंपेयर करें बीजेपी से या कांग्रेस से, तो कांग्रेस भी अभी कई दशकों से वो पार्टी वहां पे है, बीजेपी 27 सालों से वहां पर सत्ता में काबिज है। तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो आम आदमी पार्टी के लिए बिल्ड होने के लिए जो वोटर्स है उसमें समय लगेगा। अगर आप पंजाब का भी उदाहरण देख ले तो आम आदमी पार्टी 2012-13 से पंजाब में काम करती जा रही है। वो पहले वहां का असेंबली चुनाव वो प्राइम अपोजिशन पार्टी बनी, उसके बाद में फिर आज वो वहां पर सत्ता में। एक 10 साल का एक समय गुजरा है जब पंजाब के वोटर्स को भरोसा हुआ कि हाँ इनको हम वोट दे सकते हैं और उन्हें जितवा सकते हैं। तो वो भरोसा मुझे लगता है गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए पैदा होने के लिए लोगों में, उसके लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। हाँ, डेंट कर सकते हैं, बिल्कुल डेंट कर सकते हैं, और इसके लिए बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को कंसर्न रहना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस के वोट से उनमें ज्यादातर आम आदमी पार्टी डेंट करेगी। तो ये एक देखना बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी की जो थी, लेकिन वे वहां पर मुख्य विपक्षी दल बन चुके हैं। तो अगर उस तरह की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से अगर फिर से रही तो शायद उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है। और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो पिछले चुनाव हुए वो सब बाइपोलर चुनाव हुए हैं। जो ज्यादातर चुनाव हो रहे हैं वो बाइपोलर चुनाव हो रहे हैं, या तो आप बीजेपी के साथ या खिलाफ। ऐसे जो ये है तो मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल नहीं रहे। तो गुजरात में भी अगर ये 3 पार्टीज का मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट होगा कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल लग रहा है। पर अभी की अगर हम हालात देखें तो मुझे गुजरात के बारे में भी बाइपोलर कॉन्टेस्ट ही होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, यही मुझे लग रहा है। हाँ, पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं डेंट कर पाएगी, पर अगर उनकी सीट्स भी आई भी तो वो शायद सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर जो अर्बन एरियाज है जहाँ पे पॉपुलेशन एजुकेटेड है, जिन्होंने केजरीवाल के बारे में बहुत सुना है, उनकी स्कूल, हेल्थ, इनका जो मॉडल वो पेश कर रहे हैं उसके वजह से वो इम्प्रेस्ड है, तो शायद उनको वोट करे। पर बाकी तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही फाइट रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे एक चीज से मैं वाकिफ नहीं हूँ जिसमें आपने कहा कि वो आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के वोट्स पर ज़्यादा डेंट करेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पैटर्न अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के काम करने का पैटर्न और बीजेपी का काम करने का पैटर्न ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जितनी नेशनलिज्म की बात नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं उससे ज़्यादा नेशनलिज्म की बात खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अगर हिंदुत्व की जब बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल भी तो टीका लगा के आजकल घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा खुद का इमेज पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डेवलपमेंट और काम करने के तरीके में बीजेपी से आगे है और सेकुलरिज्म में वो कांग्रेस से आगे है। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसा मिक्सचर बना रहे हैं जिससे वो जो दोनों पार्टियां हैं उनका वोट खाएं। कई सारे हमने देखे मुद्दे जहां पर केजरीवाल जो है वो खुद जय श्री राम और हिंदू जैसी बातें कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हिंदू होना गलत है, लेकिन मेरा कहना है कि वो ज्यादा सपोर्टिव दिखाई देते रहे हैं। एक चेंज नजर आ रहा है केजरीवाल में, जैसे पहले बात करते थे और अभी जिस तरह से उनकी कुछ पॉलिसीज भी वैसी थी दिल्ली में, जैसे कि हरिद्वार लोगों को यात्रा के लिए स्पॉन्सर करना, अयोध्या में जो है तीर्थ यात्रा, ये सब स्पॉन्सर करने की जो पॉलिसीज है वो केजरीवाल गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई है। तो हिंदू वोटर जो है, जो भाजपा का वोटर जिस हिसाब से सोचता है उस तरह की पॉलिटिक्स भी केजरीवाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गुजरात में केजरीवाल जो है वो ये पॉलिसी लेकर जाके बीजेपी के जो वोटर्स हैं उसमें भी डेंट मारने की कोशिश करेंगे, और अगर वो
दोनों पार्टियों के वोटर्स में अगर डेंट मारते हैं तो केजरीवाल की पार्टी को अच्छा खासा वोट मिलेगा और हो सकता है कि केजरीवाल जो है वो वहां पर मुख्य विपक्षी दल भी बन जाए। और एक बेहतर चेहरा, कांग्रेस से बेहतर चेहरा इस वक्त मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के पास है और केजरीवाल के चेहरे को पूरी तरह से आम आदमी पार्टी इस्तेमाल करेगी। जी सोनू जी के इसी बात के साथ में हम इस चर्चा को इसको समाप्त करना चाहेंगे, इसको समेटना चाहेंगे और दर्शकों से यह कहना चाहेंगे कि अगले हफ्ते एक बार फिर से नए विषय के साथ में हम आपसे जुड़ेंगे। और आप को अगर यह चर्चा पसंद आए या फिर आपकी अपनी कोई राय है जिन विषयों पर हम बात करते हैं या फिर अन्य कोई विषय है जिसके बारे में आप अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।